इसमें लिखेंगे पास्कल डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली पास्कल पास्कल डेमोन्स्ट्रेटेड experimentally that the pressure exerted by a liquid column experimentally that the pressure exerted that the pressure exerted by a Pascal demonstrated experimentally that the pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column. Depends only on the height of the liquid column. Only on the height of the liquid column and not on the shape of the containing vessel. And not on the shape of the containing and not on the shape of the containing vessel. And not on the shape of the containing vessel. फिर एक डायग्राम बनाएंगे कि तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, इन चीजों को एक्सपेरिमेंटली हम डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली पास्कल ने एक चीज करके देखी कि इधर एक पाइप से ये कनेक्टेड है तीनों कंटेनर्स, और आप देख पा रहे हैं कि तीनों की शेप अलग अलग है। एक ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड है और नीचे से नैरो है, एक यूनिफॉर्म विड्थ है उसकी, और एक ऊपर से नैरो है और नीचे से ब्रॉड है। ठीक है। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड हमने माना कि यहाँ तक भरा हुआ है, लिविंग ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इसको नोट करेंगे, इसको लिखेंगे पास्कल्स वेसेस। और हाँ, एक चीज और, ये जो मैंने लगाई है ये चीज ऐसे लगाई है एरो करके, एरो का मतलब पॉइंटर है और इसका मतलब क्या है कि ये एक बैरोमीटर लगा हुआ है। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो हमने ये देखा कि तीनों में जो हाइट है, हाइट तीनों की सेम है, तीनों की शेप अलग अलग है, तीनों कंटेनर्स की शेप अलग अलग है, लेकिन तीनों में जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी हाइट सेम है। तो अगर हाइट सेम रहती है तो हम ये कहते हैं कि प्रेशर सेम रहेगा। बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट है। आप ये देख लीजिए कि अगर एक टेस्ट ट्यूब भी होगी ना, और उस टेस्ट ट्यूब में भी हमने लिक्विड भर रखा है कोई इतनी हाइट पर, तो उस पर भी, उसमें भी प्रेशर सेम निकलेगा। ठीक है। तो प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने लिक्विड भर रखा है उसकी हाइट पर डिपेंड करेगा, उस कंटेनर की शेप पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, या फिर इस एक्सपेरिमेंट को बोल देते हैं पास्कल्स वेसेस। पास्कल्स वेसेस। ठीक है। वन वर्ड क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है, हालांकि सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन छोटा सा टॉपिक था तो मैंने ये आपको बता दिया। इसमें किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों है।
आप ये देखिए तीनों लिक्विड्स की हाइट बिल्कुल सेम है, तो तीनों ही लिक्विड पर जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रेशर तीनों ही केसेस में हमने जो बैरोमीटर कनेक्ट कर रखा है, तो बैरोमीटर में हमारा प्रेशर बिल्कुल सेम आएगा। हाँ, ये देखने में लग रहा है तुम्हें ऐसा कॉन्वेक्स मिरर जैसा, लेकिन वो है नहीं। ये जो लाइनें मैंने बनाई है ना, इन लाइनों का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग लिखी हुई है। सीधा बना दो जैसा आपका मन करे। एक्चुअली मीटर जो है, मीटर इस तरह से होता है ना, मीटर ऐसे होता है ना, उस पर ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ऐसे निशान लगे रहते हैं, जैसे स्कूटर का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, इस वजह से ऐसा बनाया है। ठीक है, ये कहलाता है पास्कल्स बेसिस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को समझने के लिए बस दिमाग में ये डाल लीजिए कि विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी जो फ्लूइड है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, उसमें अगर कोई चीज बहुत ज्यादा चिपचिपी है या बहुत ज्यादा गाढ़ी है तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते, उसको हम बोल देते हैं कि ये लिक्विड जो है ये विस्कस है। विस्कस का मतलब क्या है कि जिसमें चिपचिपापन ज्यादा होता है, जिसमें गाढ़ापन थोड़ा ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्लास में पानी लिया और पानी को मैंने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, वो उतना गाढ़ा नहीं होता, पानी फैल जाएगा, पूरे फर्श पर फैल जाएगा। वहीं मैंने क्या करा, एक ग्लास में मैंने शहद ले लिया, हनी, है तो वो भी फ्लूइड ना, बिकॉज इट कैन ऑल्सो फ्लो, उसको मैंने ऐसे फेंका, वो ऐसे गिरेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर चिपचिपापन बहुत ज्यादा है। तो एक जो फोर्स होती है ना, जो लिक्विड को फैलने से, ठीक है, फैलने से रोकती है, उस फोर्स को हम ये बोलते हैं कि वो विस्कस फोर्स होती है, या उसको विस्कस ड्रैग भी बोल देते हैं। ड्रैग इज समथिंग विच पुल्स यू बैक, एक ऐसी फोर्स जो आपको पीछे की तरफ खींचती है। तो जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड में मान लो मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने ऐसे फेंक दिया, तो बॉल को एक बैकवर्ड ड्रैग यानी कि बैकवर्ड फोर्स जो लगेगी उस पर, वो कहलाती है फ्रिक्शन। मोशन को रोकने वाली फोर्स सॉलिड्स के केस में वो कहलाएगी फ्रिक्शन, ठीक है। और जब लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड को फैलने से रोकने वाली जो फोर्स है उसको हम विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग ये बोल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई लिक्विड ज्यादा विस्कस है, तो हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा गाढ़ा है, यानी कि वो आसानी से स्प्रेड नहीं होगा, आसानी से फैलेगा नहीं। लिखेंगे विस्कोसिटी, VISCOSITY, विस्कोसिटी। हाँ जी, इसमें नोट करें आप, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड viscosity is the property of a fluid. Viscosity is the property of a fluid by virtue of which an internal force of friction, by virtue of which an internal viscosity is the property of a fluid by virtue of which an internal force of friction comes into play when a fluid is in motion. Comes into play when a fluid is in motion, when a fluid is in motion, and which opposes the relative motion between its different layers, and which opposes opposes the relative motion, opposes the relative motion between its
different between its different layers. Between its different layers. तो ये फ्रिक्शन के जैसा ही है, बस इंटरनल होता है ये फोर्स, ठीक है। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना। द बैकवर्ड dragging force called viscous drag or viscous force called विस्कोसिटी को ऐसे लिखेंगे और विस्कस को, सिर्फ विस्कस को ऐसे लिखेंगे VISCOUS। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कॉल्ड विस्कस ड्रैग और viscous force acts tangentially on the layers of the fluid in motion, acts tangentially on the layers of the fluid in motion, on the layers of the fluid in motion, on the layers of the fluid in motion, and tends to destroy its motion, and tends to destroy its motion, and tends to destroy its motion। एक डायग्राम बनाएंगे इसका विस्कोसिटी का। यहां पर नीचे लिखेंगे फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड सरफेस, और यहां पर आप लिखें V इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये V वेलोसिटी, एक्चुअली लिक्विड की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बताऊंगा अभी ये क्या है। और ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाए और फिर सरफेस लेयर, यहां लिखना V मैक्सिमम, V मैक्सिमम, और इधर लिखिएगा V reduces layer by layer, layer by layer, V reduces layer by layer where V is velocity of fluid और लिक्विड। V जो है लिक्विड की वेलोसिटी या फ्लूइड की वेलोसिटी है। ठीक है, अब जरा देखिएगा
मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा मुश्किल है नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। आप ये देखिएगा कि ऐसा मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और कंटेनर की ये जो इधर की बाउंड्री है वो मैंने बनाई नहीं है। मैंने ये बताया कि फिक्स्ड सरफेस है, तो कंटेनर का जो बॉटम है, कंटेनर का बॉटम तो एक फिक्स्ड सरफेस होगा। अच्छा उसमें मान लो कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमने टेंजेंशियल यूज पर कोई फोर्स लगाई, मान लीजिए कि पानी है, किसी रिवर में पानी भरा हुआ है और हम नाव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब नाव चलाएंगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर वाली लेयर जो है, जो पानी की बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर है, सुन रहे हो, जो पानी की टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर में क्या होगा कि वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी। उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम, उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम। धीरे 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 जो नदी का जो बेस है, ऐसा थोड़ी है कि आपने ऐसा वो चलाया कि नदी के बेस तक का पानी आपने हिला दिया, पूरा का पूरा पानी पीछे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसका रीजन क्या है कि लेयर बाय लेयर, जैसे मान लो एक लेयर है पानी की, उसके बाद दूसरी लेयर है, तो दूसरी लेयर जो है वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। आपने ऊपर वाली लेयर पर एक फोर्स लगा दिया, तो ऊपर वाली लेयर पर तो फोर्स मैक्सिमम है, जो फोर्स मैक्सिमम है तो उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम है। तो नीचे वाली जो लेयर लेयर है वो रेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन वो उसके कांटेक्ट में आ रही है ऊपर वाली लेयर के, तो वो उसको भी थोड़ी सी वेलोसिटी दे देगी, लेकिन जितनी वेलोसिटी इसकी है उससे थोड़ी सी कम इसकी वेलोसिटी होगी। सिमिलरली इससे नीचे वाली जो लेयर, जो इस वाली पानी की लेयर के कांटेक्ट में जो इसके नीचे वाली लेयर है, इसके नीचे वाली लेयर अगेन रेस्ट में रहना चाहेगी, लेकिन ये लेयर थोड़ा सा मूव कर रही है, तो जब ये थोड़ा सा मूव कर रही है तो ये इसको भी थोड़ा सा मूव करा देगी, लेकिन ये पूरी तरह से मूव नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ विस्कस ड्रैग जरूर होता है, विस्कस फोर्स जरूर होती है। विस्कस फोर्स कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए लिक्विड की इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब लिक्विड रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में रहते हुए इस फोर्स का कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन जब हम लिक्विड को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उस जो लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, जो नीचे नीचे लेयर्स होती हैं, वो सारी ऊपर वाली लेयर्स तो मूव करती हैं, लेकिन वो लेयर्स ऊपर वाली लेयर्स को रोकने की कोशिश करती हैं। तो वो जो रोकने की कोशिश करती है उसी को हम विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स बोल देते हैं। समझ गए? ठीक है। तो इसी तरीके से हम धीरे 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 जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारी वेलोसिटी है लिक्विड की, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और बिल्कुल बेस पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी लिक्विड की जीरो हो जाएगी। ठीक है। और जो सरफेस लेयर है, सरफेस लेयर पर वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। समझ गए? क्लियर? ठीक। तो ये होता है हमारा विस्कोसिटी। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या है? Consider two layers P and Q at distances. Consider two layers of a liquid P and Q at distances x and x plus dx from the solid surface, at distances x and x plus dx from the solid surface and moving with velocities from the solid surface and moving with velocities v and v plus dv, moving with velocities v and v plus dv respectively. Next point, then dv by dx is the rate of change of velocity with distance. Then
dv by dx is the rate of change of velocity, rate of change of velocity with distance. dv by dx is the rate of change of velocity with distance in the direction of increasing distance, in the direction of increasing distance. In the direction of increasing distance and is called velocity gradient. And is called velocity gradient. वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। फिर इसका एक डायग्राम बनवाऊंगा, और जो विस्कोसिटी के बारे में भी ना न्यूटन ने ही बताया था, मतलब कुल मिलाकर न्यूटन ना होता तो शायद फिजिक्स ही ना होती, हर जगह न्यूटन ही। चलिए, अब इसमें जो डायग्राम बनाएंगे वो इसी तरीके से, डायग्राम तो ऐसा ही होगा लेकिन इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये सबसे नीचे तो हो गई फिक्स्ड सरफेस, जहां पर जिस भी कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसका जो बॉटम है वो फिक्स्ड है, वो तो मूवेबल नहीं है। तो ये सबसे नीचे वाली जो सरफेस है इसको हमने कह दिया फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। एरिया है कैपिटल ए। अब समझना क्या है कि जैसे यहाँ पर तो हमने पानी को या लिक्विड को, कोई भी लिक्विड है उसको ऐसे फ्लो करते हुए दिखाया है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे भाई पानी की पूरी एक लेयर फ्लो करेगी, तो ये तो एक नीचे वाली लेयर है पी, जो कि फिक्स्ड सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। और इसी तरीके से हमने ये कहा कि पैरेलली एक लेयर जो ऊपर है वो कितने डिस्टेंस पर है, एक्स प्लस डी एक्स पर, एक्स प्लस डी एक्स, इसका डिस्टेंस इतना हो गया। अब एक फोर्स जो इसको पीछे खींच रही है इसको बोल दिया कैपिटल एफ, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जो लिक्विड को हम इस तरफ फ्लो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और लिक्विड को पीछे खींचने वाली एक फोर्स होती है, तो वो हो गई बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है। तो वो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगी कहाँ पर, वो दो लेयर्स के बीच में लगेगी। तो एक लेयर पी है और एक लेयर क्यू है, तो क्यू क्यू को मैं इस तरफ फ्लो करवाने की कोशिश करूंगा और नीचे वाली जो है पी वो उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी। तो ये कैपिटल एफ हो गई बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। और इसके बाद हमने ये कहा कि ये वाली जो लेयर है पी, ये आगे जाती है वेलोसिटी v से, और ये वाली जो लेयर है q, ये आगे जाती है वेलोसिटी v प्लस डी से। तो v हो गया और v प्लस डी हो गया, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? नव्या, यस रुद्रांश, सर। रुद्रांश आवाज आ रही है मेरी? रुद्रांश आवाज आ रही है? चलिए, अब नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी
According to Newton, a force of viscosity, capital F, acts tangentially acts tangentially in the backward direction between the two layers. Between the two layers. This force is this force is first लिखेंगे directly this force is directly proportional to the area A of the layers in contact, to the area capital A of the layers in contact. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A. फर्स्ट तो ये न्यूटन ने ऑब्जर्व करा था कि जो ये बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स होती है, ये जो दो लेयर्स कांटेक्ट में हैं उनका जो एरिया है उनके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट. ठीक. सेकेंडली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू लेयर्स. डायरेक्टली proportional to the velocity gradient between the two layers. वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल देते हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv by dx के भी. तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv by dx. ये सेकंड उसका ऑब्जर्वेशन था. ठीक है, तो कंबाइनिंग the above two observations, we can say that f is directly proportional to a into dv by dx. ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि f a के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और dv by dx के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और फिर हम ये कह देंगे और जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, इसको हटाकर मुझे इक्वालिटी साइन लगाना होता है, तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है. इज इक्वल टू, इसको बोलो ईटा. ईटा क्या है, जैसे n बनाते हैं ना, स्मॉल n, उसको थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए. ए ईटा ए dv बाई dx और यहाँ माइनस साइन लगा देना. और समझ में आ गया होगा नेगेटिव साइन किस वजह से है, क्योंकि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में. तो मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है. विस्कस ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है. तो नोट करिएगा, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेयर ईटा, ईटा बोलते हैं इसको, एन को थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं. ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ, where eta is the coefficient of viscosity of the liquid.
ठीक है, एंड इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द लिक्विड। अब मेरी एक बात समझना आप, कि जैसे dx है, dx क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dx, ठीक है। चलिए, तो x और dx तो चेंज नहीं होने वाला ना किसी भी लिक्विड में। अगर आपने इतनी हाइट तक आपने शहद भर दिया किसी एक कंटेनर में पानी की जगह, तो ये x और dx तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई चेंज तो नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब dx में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dv, वेलोसिटी में जो चेंज है भाई, नीचे वाले की वेलोसिटी v है और ऊपर वाले की वेलोसिटी है dv, मतलब ऊपर वाले की वेलोसिटी v प्लस dv। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो नीचे वाले की वेलोसिटी, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी इससे कितनी कम है, dv तो कम है भाई। यहाँ की वेलोसिटी, पहली ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv थी। हम ऊपर वाली लेयर को किसी स्पून से या किसी एक स्टिक से हम उसको ऐसे आगे 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 कर रहे हैं, शहद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे वाले पर कितनी वेलोसिटी होगी उसके जस्ट नीचे वाली लेयर की, तो हम ये कहेंगे नीचे वाली लेयर की v है। तो ये जो dv है, ये भी फिक्स रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब हो सकता है ऊपर वाले की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड हो, तो नीचे वाले की हो सकता है 0.25 मीटर पर सेकंड, तो वो भी सेम रहेगा। एरिया ऑफ द लेयर वो भी सेम रहेगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस ईटा पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस ईटा जिसका जितना ज्यादा है वो लिक्विड उतना ही ज्यादा गाढ़ा है, समझ रहे हैं। जिसका ईटा जितना ज्यादा है, तो ईटा अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो विस्कस फोर्स है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, ये उतनी ज्यादा हो जाएगी, ये उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव तो बस उसका ये बता रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ईटा ज्यादा तो लिक्विड ज्यादा चिपचिपा, ज्यादा गाढ़ा, और अगर ईटा कम तो लिक्विड उतना ही ज्यादा स्मूथ, समझ गए। अच्छा, तो ये जो ईटा है, यही किसी भी लिक्विड का नेचर डिफाइन करता है, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे एंड नेगेटिव साइन shows that the viscous force shows that the viscous force acts in a direction opposite to the flow of liquid, opposite to the flow of liquid. इसके बाद इसके बाद देखिएगा कि अब मैं यहाँ से, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन तो सिर्फ इसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि ईटा की डायमेंशंस और ईटा की यूनिट समझने की कोशिश करते हैं। आप ये कहेंगे कि हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हैं, हर एक की हमने डायमेंशंस तो करी नहीं, इसकी खास तौर पर मुझे डायमेंशंस करनी है, उसका एक रीजन है, बताता हूँ अभी। हम एक काम करेंगे, जैसे अगर ईटा को डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी, समझ गए। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। dx क्या है, डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखो मीटर। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है,
मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। बीवी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो एमएस की पावर -1 मीटर पर सेकंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड एम की पावर -2। दिस इज द SI unit of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity की ये SI यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, also termed as POISELL, POISEUI, सॉरी, SEUILLE। इसको बोलते क्या है, पॉइजुई, इसको बोलते हैं पॉइजुई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मली पॉइज भी बोल देते हैं इसको, लेकिन पॉइज नहीं है, एक्चुअल में पॉइजुई है ये। आप लोग पॉइजुई ही बोलना है इसको, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि इसको बोलना कैसे, पॉइजुई। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा है, ठीक, पॉइजुई, ये इसको बोलेंगे हम। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ना बोलकर हम इसको पॉइजुई बोलेंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी एसआई यूनिट है। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल्स में मुझे इसकी सीजीएस यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, तो सीजीएस यूनिट क्या है वो देखिएगा। सीजीएस यूनिट इसकी हो जाएगी इट्स सीजीएस यूनिट इज पॉइस, POISE। तो इसको बोलते हैं पॉइज, इसको पॉइज बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइज हुई। तो इसलिए उसको पॉइज मत बोलना, मतलब ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बाकी और कोई वो नहीं। ये पॉइज हुई है और ये सिर्फ पॉइज है। फ्रेंच, मैं आ रहा हूँ अभी इस पर। हम ये कहेंगे कि अगर वन पॉइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वन पॉइज किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सीजीएस यूनिट है, इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ेगी जब पूछा जाए, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम ज्यादातर जितने भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आप देखना 95% 96% न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा यूनिट से ही काम चल जाता है, सीजीएस पूछा नहीं जाता। ठीक है, फिर भी आपको बता दिया जस्ट टू डिफरेंशिएट कि हम इसको पॉइज ना बोलें, दिस इज पॉइज हुई एंड दिस इज पॉइज। उसके बाद अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जरूरी है समझना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहां पर फोर्स है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं, क्या था, ऊपर मैंने लिखा था न्यूटन, फिर लिखा था मीटर, फिर डिनोमिनेटर में क्या था, मीटर स्क्वायर, फिर था मीटर और पर सेकंड। यहाँ पर ये देखिए, ये मीटर का मतलब लेंथ की यूनिट है, एल है, सेकंड का मतलब टाइम की यूनिट है, मतलब टी है। ये जो न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, एमएलटी -2। कैसे पता चला हमको, ये मीटर से मीटर कट गया, न्यूटन क्या है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है, एम स्क्वायर, और एस की पावर -1। तो एक एम से एक एम कट गया, और जब ये एस की पावर -1 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एस की पावर +1 बन जाएगा। तो देखिएगा बेटा, दिखाई दे रहा है पीछे वालों को सबको, दिखाई दे रहा है, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, किलोग्राम, और ये जो m है ये ऊपर आकर क्या बन जाएगा, m की पावर -1, और जब ये ऊपर आएगा तो s की पावर -2 + 1 क्या हो गया, s की पावर -1। समझ रहे हैं, तो अब आप ये समझिएगा कि किलोग्राम का मतलब क्या है, मास, m, मीटर का मतलब है लेंथ,
तो L की पावर -1 और सेकंड का मतलब टाइम, तो T की पावर -1, ml की पावर -1, T की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, लिख कर छोड़ दीजिए, अभी बताऊंगा इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी। भाई ऑनलाइन वाले बताएं, दोनों बच्चों को क्लियर है? रुद्रांश, नव्या? यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबको क्लियर है ना? ईटा, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, स्टोक्स लॉ। According to Stokes' law, the backward viscous force according to Stokes' law, the backward viscous force acting on a small spherical body acting on a small spherical body of radius small r moving with uniform velocity small v moving with uniform velocity small v through fluid of viscosity eta through fluid of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta r v. 6 pi eta r v. According to Stokes' law, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius small r moving with uniform velocity v through fluid of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta r v. आप ये कहेंगे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी तो हमने फोर्स ही निकाली है। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स पता है किसमें है? जो लिक्विड है, लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में है। जो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करती है, वो इस फोर्स से रोकने की कोशिश करती है। तो दिस फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। ये तो वो वाली फोर्स हो गई। अब सोचो कि हमने एक रुपए का या 2 रुपए का सिक्का लिया और हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया पानी का, उसके अंदर या कांच का कोई बड़ा सा ग्लास ले लिया, जार ले लिया, उसमें वो 1 रुपया डाल दिया। अगर मैं हवा में डालता उसको, सिक्के को, कॉइन को हवा में डालता, तो वो ऐसे ही गिर जाता फटाक से, ठीक है। लेकिन अगर पानी है और पानी में मैं उसको ऐसे डाल रहा हूँ, तो वो धीरे 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 गिरेगा। वो धीरे धीरे क्यों गिर रहा है? क्योंकि पानी का एक फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर हम शहद लेते हैं, तो शहद का मैं बार बार एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक।
तो अगर उसमें मैं वो कॉइन डालूंगा तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर तक रुक कर और धीरे 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 धीरे, हो सकता है उसको 2 या 3 मिनट लग जाए नीचे तक जाने में, थोड़ी देर तक अटका हुआ दिखाई दे, लेकिन फिर भी धीरे 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 करके वो जाएगा। तो उस पर लगने वाली फोर्स, उस बॉडी पर, जिस बॉडी को आप डाल रहे हैं उस पर लगने वाली फोर्स, उसको, वो वाली फोर्स ये है 6 पाई ईटा आर वी। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। ठीक, तो जो 11th क्लास में जो लैब में प्रैक्टिकल करवाया जाता है उसमें ना कंचा होता है ना, कंचा जो स्फेरिकल बॉल होती है कांच की, ठीक है, तो उससे ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। ठीक, तो उसको लाकर और उसको डाल देते हैं, क्योंकि अलग अलग रंगों के कंचे आते हैं। ठीक, और जो लिक्विड है, लिक्विड जनरली जो है वो कॉपर सल्फेट ले लिया जाता है। ठीक, क्योंकि कॉपर सल्फेट पानी से थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होता है, तो वो लेकर वो फिजिक्स की लैब में दिखाते हैं करवाकर उसको कि ये धीरे धीरे आ रहा है, और फिर उनका फोर्स जो है वो निकाली जाती है। 6 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 हमको पता है, ईटा की वैल्यू वो फिक्स होती है। ये ईटा डिपेंड करता है किस पर, ये लिक्विड पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये लिक्विड पर डिपेंड करता है। जो वो कंचा है, उस कंचे को ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो छोटा सा है और उसको हम स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका रेडियस निकाल लिया जाता है और वेलोसिटी चेक करी जाती है एक स्टॉप वॉच लेकर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जनरली करवाते हैं टीचर स्कूल में। तो 6 पाई ईटा आर वी। अब हेडिंग डालेंगे डेरिवेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। तो ये तो फॉर्मूला है एज पर स्टोक्स लॉ, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन में हम ये कहेंगे द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर on a sphere depends on the following factors. First है eta, coefficient of viscosity eta, coefficient of viscosity eta. Second है radius of the sphere, spherical body, a sphere. Radius of the sphere. और थर्ड है velocity v of the sphere. Velocity v of the sphere. Velocity v of the sphere. इसके बाद let f is equal to, let f is equal to, आप ये देखिएगा कि जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करते थे तो हम क्या मेथड अपनाते थे कि f इज इक्वल टू के हो गया कोई भी कांस्टेंट, और फिर वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, जो विस्कस फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा, रेडियस आर और वेलोसिटी वी। तो आप ले लीजिए ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी। ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हमको पता है। ईटा का अभी अभी निकाला इसी वजह से था क्योंकि यहाँ मुझे इसकी जरूरत है। तो एम एल की पावर -1, टी की पावर -1, आर क्या है, रेडियस, रेडियस यानी कि लेंथ, तो केवल एल है। ठीक है, वी, वी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड, मतलब एल टी की पावर -1। फोर्स,
फोर्स क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि mLT की पावर -2। ठीक, उनको दोनों को इक्वेट करके कर सकते हैं अगर याद है तो। ठीक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ये चीज करी थी, अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा। लास्ट में बस ये है कि जो कांस्टेंट के है, उस कांस्टेंट के की जगह हमको 6 पाई लेना पड़ता है। ठीक है, वो हम लिख देंगे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन प्रूव्ड कि वो के की वैल्यू 6 पाई होती है। ठीक, तो आप ये देखेंगे कि ए की वैल्यू भी 1 आएगी, बी की वैल्यू भी 1 आएगी, सी की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक, तो ये 6 पाई ईटा आर भी आ जाएगा। कर लें तो बहुत बढ़िया है, रफ में कहीं करने की कोशिश कर लेना, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है। और आपकी जो नेक्स्ट अभी जो मंडे आ रहा है, मंडे से मैं आपकी ना एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी शुरू करूंगा। उसमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी तक ट्राई नहीं करें, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, वो ऑनलाइन रखेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, जैसे पहले लेते थे वैसे ही। ठीक, चलिए जी, ओके।